जो अल्लाह ने सरबंद बनाया हमारे प्रदीप शर्मा साहब, वो ऐसे जिन्हें पाकिस्तान से शेल आने के बावजूद भी वो उसने इतनी हिम्मत की कि वो ज़िया मदरसे में आकर वहाँ से उनको उठाकर, तो बच्चे भी कुछ उन्होंने वो वीडियो देखी हमने, बच्चे भी उठाए हुए और कारी साहब हमारे मामू साहब वो भी उठाए हुए हॉस्पिटल ले गए। आखिरी दम जो दिया वो समझो शर्मा साहब के बाजू पे दिया उन्होंने। तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उस वक्त मैं सोचता तो कोई अपना जो सका भाई होता है वो भी उस शैलिंग में या इसमें जंग में बाहर ना निकलता कहीं, लेकिन उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत उनका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते कि उन्होंने ऐसी हिम्मत की। तो एक भाईचारा का सबूत दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम सिख भाई, एक हमारा समझो वहाँ सिख भी उस वीडियो में हमने देखा, तो वो शर्मा साहब वो भी इस टाइम बाइला में मौजूद हैं हम हाफिज मोहम्मद इकबाल के कारी के घर पे। हालांकि उनके लौकीन भी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ मामला हुआ 7 मई को। हालांकि उनका घर भी देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो आपको घर भी दिखाएंगे। उनका ये घर है बिल्कुल, यहाँ इस टाइम भी काफी जो लोग आते जाते हैं वो बिल्कुल इधर है। और ये जो घर है ये हाफिज मोहम्मद कारी इकबाल साहब का, और लॉयकीन हमारे साथ है। क्या कुछ लगते हैं आप हाफिज साहब के? हाफिज इकबाल साहब मेरे जो है मामू थे जी जी, वो दो उनको मेरे ख्याल से 22 साल हो गए। ज़ियालम मदरसा ज़ियालम उसी में पढ़ाते थे। वो 2004 में आए थे वहाँ ज़ियालम पढ़ाए, और समझो आखिरी सांस उन्होंने वहाँ ही दी। तो जिस वक्त ये समझो थोड़ा हुआ ये समझ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो थोड़ा झगड़ा हुआ, तो इसमें वो पाकिस्तान के शैली से शहीद हो गए पुंछ में। तो जिस वक्त हमने सुबह सुबह देखा, उस दिन रात को सोए थे तो अचानक ये गोलाबारी हो गई। आपको किसने कहा कि हाफिज साहब शहीद हुए? क्या सीधा ही कहा कि शहीद हुए कि उससे पहले? पहले हमें बताया गया कि तारक से सरपंच है, सबका सरपंच है, एक सरपंच जो वो मेरे भाई हैं, 13 भाई मेरे, तो उनको फोन आया मेरे भाई मास्टर मुमताज पुंछ में रहता है, वहाँ कमसार में मकान है, तो वो उधर ही था। मेरी मम्मी को जी थी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उधर ही थे। तो सुबह सुबह तारा भाई को फोन आया मेरे ये भाई को, तो उसने बोला कि उसको वो फोन आया, तो वो बाहर था निकला, मैं बाहर निकला था, देखने लगे ऐसा ऐसा कोई फोन कर रहा है बच्चे ऐसे बोल रहा, तो मजबूर सामने देखा कोई परेशान सा। मैं क्या बात है, मैंने पूछा ऐसे ऐसे बात है, किसी को बताना नहीं, घर वालों को इनको नहीं बताना। कल बार साहब जो हो गए जख्मी है, थोड़े उनको लगी, चोट लगी है, तो हॉस्पिटल ले गए, तो ठीक है जख्मी। बाद में थोड़ी देर फिर बाद में ऐसे जो लोगों ने सुना आगे पीछे, तो लोग इकट्ठे होने होंगे, लोगों ने उनको डायरेक्ट किसी ने बता दिया होगा, वो जमा होते। तो हमारे घर में एक और समातम जिस वक्त वो समझो छा गया कि जब हमारे पूरे परिवार में पता चल गया कि वो दुनिया से चले गए, तो शक जब पड़ गया, लोग आने लगे ना, दाएं बाएं से आने लगे, तो शक पड़ गया। फिर मैंने उनको पूछा भाई साहब को क्या वो गाड़ी लेकर निकलने तो क्या है, वो रुखसत हो गए, तो आप यहाँ तैयारी शारी करो, खबर शबर चाहिए वो, चलो सब्र करो, अब वो चले गए दुनिया से, चलो आप क्या करें, ये अल्लाह ऊपर वाले की मर्जी थी जैसे। तो अब इसमें क्या करें, तो इनको थोड़ा घर वालों को लड़की शड़कों को बिठा ये वो, इनको थोड़ा दो हौसला वगैरह दो, तो क्या करें। फिर वो चले गए वहाँ से, कोई आधा घंटा बाद घंटा बाद वो वापस आ गए। वहाँ से वो भाई था मेरा मास्टर मुमताज, वो वापस आ रहे थे पुंछी से, तो यहाँ से वो भी समझो यहाँ से धूनी नाला से शायद वो भी वापस आ गए मेरे भाई साहब, वो गाड़ी लेकर। जिस वक्त एम्बुलेंस यहाँ कर लगी, तो और मातम छा गया, ये क्या हो गया। जिस वक्त हमने वहाँ देखा शेखा, तो चलो खैर 1 बजे में जनाजा पढ़ कर तो उनको दफना दिया। तो उसके बाद क्या देखते हैं कि दूसरे दिन देखते हैं हम यहाँ, तो इधर ये मकान उनका, यहाँ बैठे होंगे, तो ये मोबाइलों में देख रहे हैं कोई न्यूज छपी हुई आ रही थी, वो सी न्यूज 18 न्यूज पता नहीं किए थे चैनल, उनको वो मीडिया से बोलते पता नहीं क्या बकवास, उनकी खबर ये बाहर से फोन हमें आने लगे, आपको हमको अपनी ये भेजिए न्यूज, ये देखो ये क्या है। तो हम देखने लगे सारे आपस में, पूरे परिवार पूरे खानदान देखने लगे ये क्या है। हमें और मातम सा छा गया, वो पहले इतना गम, तो समझो नमक, तो उसके ऊपर नमक, जख्मों के ऊपर नमक और छिड़को, तो ऐसे हमने सोचा ये क्या होगा। अचानक से जैसा देखने लगे ये वो, तो और हमें सदमा हुआ, बस सारे घर में देखो, और जो परिवार देखने, भाई देखने वो और पिता रोने, जने दोबारा मातम छा गया।
ये क्या हो गया, जबकि वो ऐसा आदमी था नहीं, हमारे समझो खानदान का वो अच्छा शहरी अच्छा आदमी था, समझो दीनी वो दुनिया के साथ भी चलता था अच्छा, और लीडर साहब में भी तो मुझे ठीक ठाक चलता था, हर इंसान के लीडर साहब की टक्कर थी, ठीक ठाक था। लेकिन उस दीन का हिसाब से वो देख लो जहाँ का भी तो वो उसमें वो आगे था। एक ऐसा इंसान मारे हमें खो बैठे हम कि एक अपने परिवार में, तो ऊपर से ये देखो ये क्या हालात हो रहे हैं, वो शहीद हुए समझो, तो दूसरे ये अचानक से शहीद हो गया। हमें उसकी 20 से 22 साल हो गए उनको जियाउल उलूम में पढ़ाते हुए बच्चों को, हालांकि चंद कुछ अनासिर चैनलों ने उनको जो है बदनाम करने की कोशिश की। तो किस ये उनके समझो भांजे हैं या उनके परिवार हैं या उनके बच्चे, ये आप खबर देंगे आगे तो वो माने रखती है वो खबर, उसका समझो वो सही खबर है। एक देखे बिना देखे कोई खबर ऐसी दे देता है जो उसको कि हमें और सदमा हुआ, तो वो बिल्कुल इनको हम कहते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे चैनलों के खिलाफ। तो वो क्योंकि 2004 में कौन सी पढ़ा रहा था, 2004 में फारूक होकर आए थे अक्कलकोट मदरसा महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा मदरसा है, वहां से फारूक होकर एक डिग्री आपने लेकर कौन सी जिया में समझो कि 2004 से 2021-22 साल हो गए एक ही जगह कि उनसे पूरी मेरे ख्याल पूरी जम्मू कश्मीर को जानती थी कि ये यहाँ ही रहते थे, यहाँ ही पढ़ाते थे, यहाँ ही वो चंदा करने भी वो हर जगह जाते हैं चंद बोल के, वो हर एक इंसान को जानता था। कारी साहब की फैमिली में कौन कौन है, बेटा या बेटी ऐसे? उन्होंने 2 शादी की थी, एक पहली बीवी थी तो उसमें से 5 बच्ची, हाँ एक बच्चा, चार बच्ची एक बच्चा, 5। तो दूसरी शादी फिर उन्होंने की तो एक बच्चा उनका पहला जो माजूर सा है, फिर उन्होंने फिर दूसरी शादी की तो उसमें से 2 बच्चे एक बच्ची, समझो एक बन गए 8 बच्चे और 2, समझो 8 10 अफराद थे 10 अफराद का वो एक अकेला वाहिद था समझो चलाने वाला पूरा फैमिली पूरा घर। तो जिस वक्त वो भी चला गया तो फिर क्या हमारे पर क्या गुजरती है वो खुदा जाने, चलो अल्लाह की मर्जी जो होना था। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, परिवार वाला सबका वाली वही चलाता है जो जैसे उसने चलाना है, जो कुछ भी जैसे। जब हॉस्पिटल से आपको इतला आई कि कारी साहब ये जख्मी हुए हैं, या उसके बाद आप कह रहे एक कॉल हो रही कि उसके बाद ही कारी साहब की डेथ हुई, क्या कुछ हॉस्पिटल का वाकया? मेरा भाई था समझो पहुंचो अकेला ही था उस टाइम, अकेला ही था, लेकिन अपनी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसमें की 2 में था, जो अल्लाह ने सरबंद बनाया हमारे प्रदीप शर्मा साहब, वो ऐसे जिन्हें पाकिस्तान से शेल आने के बावजूद भी वो उसने इतनी हिम्मत की कि वो ज़िया मदरसे में आकर वहां से उनको उठाकर, तो बच्चे भी कुछ उन्होंने वो वीडियो देखी हमने, बच्चे भी उठाए हुए और कारी साहब हमारे मामू साहब वो भी उठाए हुए हॉस्पिटल ले गए, आखिरी दम जो दिया वो समझो शर्मा साहब के बाजू पे दिया उन्होंने। तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उस वक्त मैं सोचता था कोई अपना जो सका भाई होता है वो भी उस शैलिंग में या इसमें अफरात जंग में बाहर ना निकलता कहीं, लेकिन उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत उनका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते कि उन्होंने ऐसी हिम्मत की को एक भाईचारा का सबूत दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम सिख भाई एक हमारा समझो वहाँ सिख भी उस वीडियो में हमने देखा, तो वो शर्मा साहब वो भी देखे, यानी हिंदू मुस्लिम का उन्होंने सबूत दिया कि हम यहाँ कैसे रहते हैं, आगे हिंदुस्तान में आपको क्या होगा, आपको दिमाग या आपका दिमाग क्यों खराब हो रहा है, आप क्यों जो इतना ये कर रहे हैं, ऐसा समझो जो ऐसे गलत ये जो एक दूसरे के साथ क्यों कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा, या एक मैं और आप यहाँ समझो गलती हमारे दोनों की होगी, तो वहाँ मेरे बदले में दूसरा क्यों मार खा रहा है, क्यों मार रहा है, गलती हमारी होगी जहाँ, तो वो हिंदुस्तान में वो दूसरा उसको कोई ना नहीं जानता ना आप जानते ना कोई वो मार रहा है हमारे बदले, ऐसे हिंदू मुसलमान ये फसाद ये हमें इससे सोचना सोच या दिमाग जो अल्लाह पाक ने दिया, हम यही कहते हैं कि दिमाग से इंसान काम लेना चाहिए, दिमाग से ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम हैं कट्टर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी रहेंगे, और हिंदुस्तान ये जमीन हमारे नाम बाप दादा की, हम जहाँ हम कहीं जाना चाहते हैं यहाँ से, हिंदुस्तान ही में रहना चाहते हैं। हाफिज साहब के घर में और कोई कमाने वाला है या ऐसा कुछ? वो अलहदा थे और भाई हैं दूसरे वो अलहदा हैं, समझे पूरा परिवार में जो एक ही था कमाने वाला, तो अल्लाह के सिवा और बस वही था इनका सहारा और कुछ नहीं। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से कहा, एक बार मैं मकान और दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कमाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल साहब ही थे एक घर में। हमारे साथ कुछ अलवैकिन यहाँ और मौजूद है, फिलहाल आप उनकी घर की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर की कंडीशन है। हालांकि कमाने वाले इस घर में
कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे जो है उनके लॉयकिन हो रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या 7 तारीख को जब पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग हुई तो इनको किस तरीके से जो है मालूम है कि कारी मोहम्मद इकबाल साहब की जो है वफात हो गई। क्या लगते हैं आप कारी मोहम्मद इकबाल साहब के? जी मेरे मामू थे, मैं भांजा हूं उनका। अच्छा, आप भांजे। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि कारी साहब की जो है कारी साहब का जो है इंतकाल हुआ है, तो ये तफसील बताएं। तो उस दिन रात को यहाँ हमारे गांव में भी काफी गोले पड़े, तो सुबह भी उस वक्त जब ये खबर मिली हमें कि हमारे मामू को लगी है, उस वक्त भी हमारे गांव में गोले पड़ रहे थे। यहाँ से भी जा रहे थे, वहां से भी आ रहे थे। उसी वक्त हमने खबर सुनी कि वो जख्मी हुए हैं, ज़ियाउल में कहीं गोला पड़ा है तो वो जख्मी हुए हैं। तो 10 मिनट के बाद फिर खबर मिली कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो बहुत दुख हुआ उस वक्त। अब हमारे खुदा को पता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी, बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर यहाँ से हम पहुंच गए, मेरे बड़े भाई एक हम गाड़ी लेके यहाँ से पहुंच गए। उस वक्त बहुत गोलाबारी हो रही थी, लोग पैदल भाग रहे थे। तो उस सिचुएशन में हम पहुंचे, वहां से डेड बॉडी लाई हमने। तो जब हमने डेड बॉडी यहाँ लाई 12 बजे पहुंचे हम, गुस्ल देने से पहले, उस वक्त भी फायरिंग, ये वाटर गोले पड़ रहे थे। तो फिर हमने जल्दी यहाँ, क्योंकि भीड़ लोगों की जमा हो चुकी थी, इसलिए हमने जनाजा जो है वो 1:30 बजे रखा था, वो पौने 1 बजे हमने जनाजा करा के दफन कर दिया। क्योंकि भीड़ में अगर कोई गोला पड़ जाए तो पता नहीं कितने जनाजे हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर उसके बाद जब हमने 8 तारीख को खबर सुनी कि वो ये टेररिस्ट थे ये, तो उस और भी ज्यादा सदमा हुआ हमें। दुख पे और ज्यादा जो है नमक छिड़का उन्होंने, बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो मुझे अफसोस है ऐसे मीडिया वालों पे। आपको किसने कहा कि कारी साहब जो है जख्मी हुए हैं? कि हमारे बड़े भाई थे पुंछ हॉस्पिटल में, उनकी मम्मी बीमार थे, मेरे खालाजाद भाई हैं, उनकी मम्मी वहाँ एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो उनको सईद साहब ने फ़ोन किया, ज़ियाउल के जो नायब मुतमीम है, उन्होंने फ़ोन किया कि कारी इकबाल साहब को लगी है तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उस वक्त हमारे मामू की जो है डेथ हो चुकी थी। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ये बात हो गई है, आप जल्दी पहुंचो या इधर इंतज़ाम करो, कब्र वगैरह खोदो, ये कारी साहब की डेथ हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों साइड सिविल लोगों का जो नुकसान हो रहा है। जंग किसी चीज का हल नहीं है। तो जो जंगें होती हैं इसमें तबाही होती है, बर्बादी होती है, कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें जो है बेवा हो जाती हैं। तो दोनों साइड जो है सिविल लोग मरते हैं। उधर दूसरा हमारे पड़ोसी मुल्क है, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है, बच्चे मरे, मदरसों पे पड़े हैं, मस्जिदों पे पड़े हैं बम और गोले। और यहाँ भी बम और गोले मस्जिदों पे, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, सब जगह पड़े हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, दोनों साइड से सिविल लोग मरते हैं। यहाँ गरीब आवाम बसती है जो दिन में दिहाड़ी लगा के 500 रुपए की और शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं। किसी के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं। तो जब एक गरीब के घर पे गोला पड़ता है, उसके कोई बच्चा शहीद होता है, कोई जख्मी होता है, तो उस पर क्या गुजरती होगी। क्योंकि गरीब आदमी अगर पूरी जिंदगी लगा के एक अपना आशियाना खड़ा करेगा तो एक बम लगने से उसका पूरा आशियाना जो तबाह हो जाता है, तो उस वक्त गरीब के दिल पे क्या गुजरती होगी वो उसका खुदा जाने। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरा ये कहना है कि कोई भी जंग किसी मसले का हल नहीं है, या अमन, हर आदमी अमन चाहता है, सुकून की ज़िंदगी चाहता है। दोनों साइड से जो है सिविलियन लोग मरते हैं, सिविलियन का नुकसान होता है, बच्चे शहीद होते हैं। दो जवान कितने शहीद हो गए, जैसे हमारे मामू शहीद हुए, इनके बच्चे, इनके अब कफालत का मसला है, इनकी पढ़ाई का मसला है, इनका घर का खर्चा है, इनकी जिम्मेदारी जो है घर की कौन संभालेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारे साथ। सरकार ने अभी तक कुछ मदद की कारी मोहम्मद इकबाल साहब के फैमिली? हाँ, डीसी साहब ने की तरफ से कुछ हुआ है, कुछ मदद हुई है। तो आज भी गवर्नर साहब भी पहुंचाए थे, मैं भी पहुंचता साथ में। उन्होंने भी हमें ये यकीन दहानी कराई है कि 16 लाख का ऐलान शायद किया उन्होंने, तो एक नौकरी का भी ऐलान किया है। तो हमें उम्मीद है कि हर आदमी के साथ इंसाफ हो।